हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हमें पता लगा कि इस इक्वेशन का नंबर लाइन के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो ये हमारी नंबर लाइन थी। नंबर लाइन क्या थी कि एक लाइन जैसे कि ग्राफ में एक्स एक्सिस होती है, तो इसके ऊपर 0 है, 1 है, 2 है, तो ये सारे नंबर इसके ऊपर पड़े हैं। तो इनमें से कोई भी नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसलिए हमने क्या कहा था कि हम अपनी तरफ से मानते हैं कि हमारे पास एक नंबर है जिसे हम लिख देते हैं आई। आई का मतलब है आयोटा। तो आई हमने कहा कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है जी। तो आई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या था कि आई स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर था। ठीक है। तो इससे हमें पता लगा कि आई जो है ये अंडर रूट ऑफ -1 है, जिसे हम लिख देते हैं -1 की पावर 1/2। तो ये आई हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो ये तो हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे ही हम एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर भी बना सकते हैं। तो हमारे पास अब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर देखने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने में कैसा होता है, उसे लिखते कैसे हैं। तो पहली बात ये है कि मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। ठीक है जी, जी भी बोलते हैं इसे। तो यदि z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या है कि z के पास दो पार्ट होंगे। ठीक है जी, z के पास दो पार्ट होंगे। तो वो पार्ट कौन से हैं? देखिए z को क्या लिखेंगे हम? z को लिखेंगे a प्लस बी आयोटा। ठीक है जी, a प्लस बी आयोटा। इसे हम साथ साथ ग्राफ में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये x है और ये y है। तो पहले हम इसे बनाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है। तो मान लीजिए कि z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z में दो पार्ट हैं, a और b। यहाँ पे a को हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है जी, a जो है ये z का रियल पार्ट है, और b जो है ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है जी, b यहाँ पे है, ये b z का इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट लिखने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज है कि ये जो आई है, ये आई हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है जी, आई जो है ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी का मतलब क्या था कि ये नंबर लाइन के ऊपर नहीं पड़ा, हमने अपनी इमेजिनेशन से इसे बनाया है। ठीक है जी। तो आई जो है एक इमेजिनरी नंबर है, इसलिए आई के साथ ये जो बी लगा है इसको हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है। तो बी को इमेजिनरी पार्ट क्यों बोला है? क्योंकि बी जो है वो आई के साथ लगा है। क्योंकि आई एक इमेजिनरी नंबर है जो हमने अपनी इमेजिनेशन से बनाया है, तो इसलिए बी को हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और ए को हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है जी। अब ए को रियल पार्ट क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने कहा कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z में दो पार्ट हैं, a प्लस बी आयोटा। ठीक है जी। अब ये तो हो गया कि इसे वेरिएबल में कैसे लिखते हैं। अब एक पर्टिकुलर नंबर हम चूज करके देखते हैं। ठीक है जी। देखिए एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 -1 -2। तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि a 2 है और b 3 है। ठीक है जी। तो a अगर 2 है, b अगर 3 है, तो z बन गया 2 प्लस 3 आयोटा। तो z बन गया हमारा 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये हमारा एक बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है जी। तो ये है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें 2 जो है ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, 3 जो है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। ठीक है जी। देखिए 2 खुद में एक रियल नंबर है, ये जो 2 है एक रियल नंबर है, ये नंबर लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो इसे बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। 3 जो है ये आई के साथ लगा हुआ है, इसलिए 3 को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इस तरह से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, हम अपनी मर्जी से कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। जैसे देखिए हमें फॉलो क्या करना है, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का होता है। इसके बाद ए को कुछ भी पुट कर लो, बी को कुछ भी पुट कर लो, वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। ठीक है जी। जैसे कि हमने देखा 2 प्लस 3 आयोटा, जैसे कि 4 प्लस 5 आयोटा। अब 5 की जगह पे -5 भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 5 आयोटा, √2 प्लस √3 आयोटा, 1/2 प्लस 1/3 आयोटा। तो ये जो सारे नंबर बन रहे हैं हमारे पास, ये सबके सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इस तरह से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो दूसरी चीज़ जो हमारे नोट करने वाली है वो ये है कि यदि आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, देखिए जैसे कि आपको अगर मैं बोल दूं कि ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा, और ये आपको बोल दूं कि ये 3 प्लस 4 आयोटा के बराबर है, और बताओ x क्या होगा और y क्या होगा। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो LHS और RHS जो है ये दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो x है हमारे पास, ठीक है जी, ये रियल पार्ट है। ठीक है, x जो है ये रियल पार्ट है। ठीक, यहाँ पे 3 जो है ये भी रियल पार्ट है, y जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, 4 जो है ये भी इमेजिनरी पार्ट है। तो जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट जो है ये रियल पार्ट के इक्वल हो जाता है, और इमेजिनरी पार्ट जो है ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे रियल पार्ट 3 था, इसलिए x जो है वो 3 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट 4 था, इसलिए y जो है ये 4 हो जाएगा। तो x प्लस 3 x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा होने का मतलब है कि x जो है ये 3 है और y जो है ये 4 है। तो इस तरह से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि अब अगर आपको मैं कह दूं कि x प्लस वाई आयोटा जो है ये 6 माइनस 7 आयोटा के बराबर है, तो बताओ x क्या होगा और y क्या होगा। तो देखिए x जो है रियल पार्ट है, 6 भी है रियल पार्ट, तो x जो है ये 6 के इक्वल हो जाएगा। y है इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे 7 नहीं -7 है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये जो -7 है ये इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पे y इमेजिनरी पार्ट है, तो y जो है हमारा -7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली एक छोटी सी चीज़ है, वो ये कि अगर मैं कह दूँ कि x प्लस वाई आयोटा जो है ये 0 के बराबर है। ठीक है जी। तो आप ये बोलेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट है वाई आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे अकेला 0 है, तो इसको मैं इक्वल कैसे करूँ। तो इसको इक्वल करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 0 आयोटा। ठीक है, देखिए 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये पार्ट में अगर ये 0 आयोटा ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे रियल पार्ट है x, यहाँ पे रियल पार्ट है 0,
तो x जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है y, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 0, तो y जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस फाइव आयोटा 0 के इक्वल दिया है तो उसका मतलब है कि उसमें x भी 0 है और y भी 0 है। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस तरीके का होता है, वो होता है z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा या x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, यहाँ पे a भी एक नंबर है और b भी एक नंबर है। a को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, और a को लिखते हैं रियल z, आर ई जेड। b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और b को लिखते हैं आई एम ऑफ z। तो इसके बाद हम एक छोटी सी चीज़ देखने जा रहे हैं। देखिए सिंपल ही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, वो है कॉन्जुगेट ऑफ z। तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या चीज़ है? देखिए यदि आपके पास दिया है z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक और नंबर है z बार। ठीक है, दूसरे नंबर को हमने लिख दिया z बार। तो ये जेड बार देख के डरना नहीं है, ये बार जो है जस्ट एक नोटेशन है, इसके बिना कुछ नहीं है। आपको अगर बार नहीं पसंद तो आप इसके ऊपर कुछ और भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक्स में बार ही लगा होगा तो इसलिए बेटर है कि आप बार ही लगाएं यहाँ पे। ठीक है जी। तो देखिए अब यहाँ पे z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, तो आप लिख सकते हैं एक और नंबर है आपके पास z बार 2 माइनस 3 आयोटा। अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस फॉर्म का है a प्लस बी आयोटा का, तो ये भी उसी फॉर्म का है 2 माइनस 3 आयोटा, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर आपको मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, आपने बोल दिया कि हाँ आपके पास एक और नंबर है 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसमें और इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? ठीक है जी, डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन में है। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है जी, और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के +3 और -3, तो इनके सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन में डिफरेंस है और कोई दिक्कत नहीं है और कहीं भी कोई फ़र्क नहीं है। तो इसे z बार को हम बोलेंगे z का कॉन्जुगेट। तो ये z बार जो है इसे लिख देते हैं, इसे बोलने में क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, z बार z का कॉन्जुगेट है और ये z जो है ये z बार का कॉन्जुगेट है। ठीक है जी, ये z जो है ये कॉन्जुगेट ऑफ z बार, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। मतलब कि कॉन्जुगेट होने का मतलब क्या है कि इमेजिनरी पार्ट के साइन में डिफरेंस है। यदि z के इमेजिनरी पार्ट प्लस में है तो z बार का माइनस में होगा, बाकी सब कुछ सेम है। यदि z का इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे माइनस में होता तो z बार का हम इमेजिनरी पार्ट प्लस में लिख देते। तो अगर आपको पूछा जाए कि z का कॉन्जुगेट क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अगर आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या है जी, तो आप पहले देखोगे कि इसका साइन क्या है। इसका साइन है 4 प्लस में 5, ये प्लस में 5, तो आप क्या करोगे 4 माइनस में 5 आयोटा। आप मुझे बोल दोगे कि जी इसका कॉन्जुगेट 4 माइनस 5 आयोटा है। यदि मैं आपको लिखता कि 3 माइनस 2 आयोटा एक नंबर है, तो आप इसका कॉन्जुगेट लिखो। आप क्या करते, आप इसका साइन देखते इमेजिनरी पार्ट का यहाँ पे माइनस है, तो आप साइन को बदल देते 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये 3 प्लस 2 आयोटा जो है ये 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट बन जाता। ठीक है जी, तो इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए कि z का कॉन्जुगेट z बार है और z बार का कॉन्जुगेट z है, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ठीक है जी, तो अब एक और छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। वो ये
कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ए प्लस बी आयोटा टाइप का, यहाँ पे आप मान लो 2+3 आयोटा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3 आयोटा। तो इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे। ठीक है, जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब आपको एक पॉइंट दिया जाता था, ये आपका ग्राफ होता था जब आप 10th में ग्राफ वगैरह बनाते थे। तो यहाँ पे इसकी एक्स एक्सिस थी और यहाँ पे इसकी वाई एक्सिस थी। तो अगर मैं आपको इस ग्राफ के ऊपर 2,3 पॉइंट प्लॉट करने के लिए कहता तो आप सिंपली कर देते, यहाँ पे देखते 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 1 2 और 3 है। तो आप देखते हैं कि x के ऊपर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस चलो और y के ऊपर 3 कदम चलो, तो यहाँ पे आपका 2,3 है। ठीक है जी, तो ये आपका 2,3 है। तो अगर मैं इस तरीके से देता तो आप सब मुझे ये ग्राफ बना देते, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या फ़र्क दिखे, प्लॉट करने में कोई फ़र्क नहीं है, बस एक दो छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपकी समझ में आनी चाहिए। वो ये है कि अब देखिए ये 2, अब देखिए ये 2 जो है, ठीक है, ये रियल पार्ट है और ये 3 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी। अब ये x थी आपके पुराने ग्राफ में, x थी, ये x है, तो ये लाइन को हम लिख लेते हैं रियल लाइन है, रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो इस लाइन के ऊपर आएगा, इस लाइन के ऊपर। ठीक है जी, रियल पार्ट जो है वो इस लाइन के ऊपर आएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है आपका, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो आपकी इस लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है जी। तो ये आपके x के ऊपर रियल पार्ट आएगा, y के ऊपर इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है 3, तो 3 जो है आपका y के ऊपर आएगा और रियल पार्ट था 2 जो है वो x के ऊपर आएगा। तो जी देखिए यहाँ पे 2 लेकर आना है, तो आपने लिखा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है जी, यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है। तो x के ऊपर 2 कदम चले जी, y के ऊपर 3 कदम चले जी, यहाँ पे आपका एक पॉइंट है 2,3, जो ये पॉइंट था आपका, ये पॉइंट था आपका। ठीक है जी, वो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो अब देखिए दूसरी चीज़ क्या कि आपको पता लग गया ये 2-3 पॉइंट है, तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये ओरिजिन से आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपका ओरिजिन था, तो ओरिजिन से आप इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। तो यदि आपने ओरिजिन से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करी तो इस ओरिजिन को ओ लिख देते हैं, इस पॉइंट को हम पी लिख देते हैं जी। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये एंगल जो है आपके पास थीटा है। कुछ नहीं, ये आपने सारा कुछ किया हुआ है, जैसे आप छोटी क्लासेस में पाइथागोरस करते थे, एक ट्रायंगल बनाते थे, देखिए वही हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी पाइथागोरस थ्योरम याद कर लीजिए, जो आप साइन कोस वहाँ पे लिखते थे, वही जो सारे एंगल्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आपने लिखा कि ये ओरिजिन है जी, ये पी हो गया 2,3, ये लाइन आपने जोड़ दी, ये एंगल आपका हो गया थीटा, और इसके बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ये लाइन जोड़ दी। ठीक है जी, जब आपने यहाँ पे ये लाइन जोड़ी तो इसे हम ये कलर दे देते हैं। तो देखिए अब ये जो डिस्टेंस था आपका, आपने बोला ये जी हमारा 2 यूनिट है
एक्स के ऊपर हम 2 कदम आगे चले और वाई के ऊपर हम 3 कदम आगे चले थे, तो ये जो हमारा डिस्टेंस था ये 3 यूनिट था। मतलब कि इस लाइन की लेंथ जो ये पर्पल वाली है 3 यूनिट है, और ये ओरिजिन से यहाँ तक जो है इसकी लेंथ जो हमारी 2 यूनिट है। तो इसको हम पॉइंट नाम दे देते हैं, ये 2 को एम पॉइंट का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो जी ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया, देखिए 0 टू पी ये जो लाइन है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये जो आगे 2-3 चीज़ें कर रहे हैं, हम पाइथागोरस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो 1-2 छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, उसे समझने के लिए कर रहे हैं। तो ओरिजिन से पी तक हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए जी ओरिजिन से पी एक लाइन है, ओ पी एक लाइन है जी। तो लाइन है तो लाइन की लेंथ भी होगी, तो लेंथ भी होगी लाइन की। अगर लाइन बनी है तो कोई ना कोई लेंथ तो होगी ना। तो देखिए ओ पी की जो लेंथ है वो हम निकाल लेंगे। ओ पी की लेंथ क्या हुई, देखिए जी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगी, ये आपका 90 डिग्री एंगल बन गया। तो 90 डिग्री एंगल बन गया, तो आप पाइथागोरस लगाने के लिए ये जो बेस है आपका, बेस जो है आपका, मैं नीचे नई डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे ओ पी था, ये आपका 2 था, ये आपका 3 था, यहाँ पे ओ था, यहाँ पी था, यहाँ एम था। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, हमने जो ओ पी है इसकी लेंथ निकालनी थी। हमें पता लगा कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल है। तो क्या करेंगे कि ओ पी को हम लिख लेते हैं आर। तो पाइथागोरस अगर लगाएं तो आर स्क्वायर जो है ये 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के बराबर हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये 13 के बराबर हो गया। तो आर स्क्वायर जो है ये 13 हो गया। इसका मतलब आर जो है √13 हो गया। तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था आपका ओ पी, ये उसकी लेंथ आ गई जी यहाँ से, कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की एक लेंथ है। ठीक है जी। तो अगर आप पुरानी क्लासेस में जैसे आप 10th में करते थे, ग्राफ बनाते थे, उससे आप इसका डिफरेंस करना चाहें तो छोटी सी बात है कि आपने कहा था कि जी आपके पास एक ग्राफ है, यहाँ पे एक पॉइंट है 2, 3, और यहाँ पे आपका ओरिजिन था जिसे आपने 0, 0 लिख दी। तो अगर मैं आपको बोलता कि 2, 3 और 0, 0 इसका डिस्टेंस क्या है, इनका डिस्टेंस क्या है, जैसे आप 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालते थे, तो आप मुझे कहते कि जी ये √2 माइनस 0 का स्क्वायर है प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर है। तो ये बन जाता 4 + 9, ये हो जाता √13। ठीक है जी। तो ये √13 ही आ जाता आपका डिस्टेंस। तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ हुई, अगर आप पुराने ग्राफ में देखते तो बस ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस ही था और कुछ नहीं था। उसको आपने थोड़ा सा आर के फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है जी। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लेंथ थी आपकी। ठीक है जी। तो अब एक और छोटी सी चीज़ है, वो हम करेंगे। तो मैंने कहा कि ये मेरा ग्राफ था, तो यहाँ पे मैंने एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था O2P, और ये मेरी पॉइंट था M। मैंने माना था कि P जो है ये 2 + 3 आयोटा है। ठीक है जी। तो आपको ये भी मैंने बताया कि ये जो एंगल है ये थीटा, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री था। ये लेंथ जो 2 थी और ये लेंथ जो 3 थी। ठीक है जी। और ये हमने लेंथ ओ पी की लेंथ निकाल ली, जिसे हमने बोल दिया आर। ठीक है। तो देखिए अब क्या है यहाँ पे कि तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए पाइथागोरस लगती है जी इस ट्रायंगल में। ठीक है जी। ओ पी से
एम में, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगती है। आपको ये एंगल दिया है थीटा, ठीक है जी। तो कॉस थीटा क्या होगा आपका, कॉस थीटा होगा आपका बेस, बेस जो है आपका 2 यूनिट है, डिवाइड बाय आपका हो गया हाइपोटेन्यूज जो है आर, ठीक है जी। और साइन थीटा जो है आपका ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो हो गया आर, ठीक है जी। और टेंजेंट थीटा जो है आपका ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू इनसे निकाल सकते हैं जी। तो ये थीटा की जो भी वैल्यू आएगी उसे हम बोल देंगे एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे दो तीन चीज़ें पता लगी कि अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा का ना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका एक मॉडुलस होगा आर, जिसे हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और उसके साथ एक एंगल जुड़ा होगा टेंजेंट थीटा जो है बी बाय ए। तो ये आर को हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और टेंजेंट थीटा से जो भी थीटा आएगा उसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए ये टेंजेंट थीटा पे आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी कि किस थीटा, कौन सा एंगल हो जिस पे टेंजेंट की जो वैल्यू है वो बी बाय ए आ जाए। तो जैसे यहाँ पे टेंजेंट थीटा 3/2 था, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस थीटा पे टेंजेंट की वैल्यू 3/2 है, उसी थीटा को लेना आपने, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना, आप देखिए इसको समझिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।